मिलेगा आपका हक। आपकी लड़ाई में हम करेंगे आपकी बात, देंगे आपका साथ। साधना न्यूज, आपकी बात आपके साथ। गांव की चौपाल से लेकर शहरों के चौराहों तक, हिमालय की बुलंदी से लेकर गंगा की गहराई तक, खेत खलिहानों से लेकर हरे भरे मैदानों तक, धर्म संस्कृति की थाप से लेकर सियासत की बिसात तक, उत्तराखंड की हर छोटी खबर से लेकर बड़ी से बड़ी खबर तक। देखिए खबर उत्तराखंड सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज पर। खबरें खेल जगत की, क्रिकेट की गुगली से फुटबॉल के गोल तक, सचिन के शॉट से टेनिस के कोर्ट तक, हॉकी की होड़ से ट्रैक की दौड़ तक, गोल्फ के मैदान से फॉर्मूला की उड़ान तक, रहेंगी खेल की हर सुर्खी पर हमारी नजर। स्पोर्ट्स टाइम में मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की किसानों की याचिका। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, एनआरएचएम मामले में आ रहा है मायावती का नाम। आजम ने बोला घोटालों से बना है माया का हाथी। दिल्ली हाईकोर्ट से भी नहीं मिली एनडी तिवारी को राहत। कोर्ट ने 2 दिन में ब्लड सैंपल देने का दिया आदेश। विदेश जाने पर भी लगाई पाबंदी। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का फिर से विवादित बयान आया सामने। कहा सरकारी नौकरी करने वाले 100 में से 99 होते हैं डकैत, भ्रष्ट और बेईमान। और आईपीएल के पहले मुकाबले में मुंबई के सामने फेल हुए गेल, फिर भी आरसीबी ने मुंबई को दी 172 रनों की कठिन चुनौती। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना स्पेशल में। मैं हूं अवधेश कुमार। सबसे पहले बात करेंगे देवरिया की, जहां पर फर्जी अधिकारियों की जमकर धुनाई हुई है। तो ये तस्वीरें हैं देवरिया की, जहां पर ये फर्जी अधिकारी महोदय रौब जमा रहे थे लोगों पर, लेकिन जब तमाचे पड़ने शुरू हुए तो इनका सारा रौब काफूर हो गया और जनता ने कानून को अपने हाथों में ले लिया। भागते हुए नजर आ रहे हैं फर्जी अधिकारी। देवरिया की तस्वीरें हैं। तो लोगों ने जनता ने एक फर्जी अधिकारी को देवरिया में पकड़ लिया, जो काफी रौब झाड़ रहा था लोगों पर, अपने आप को अधिकारी बता रहा था, लेकिन भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद इनकी जमकर धुनाई हुई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साधना न्यूज पर देख रहे हैं। लोगों ने जमकर पिटाई की है इस फर्जी अधिकारी की। ये खुद को अधिकारी बता रहा था, लोगों पर रौब झाड़ रहा था, लेकिन लोगों ने पीट दिया। और आपको बता दें, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ये खुद को एसडीएम बता रहे थे। और उसके बाद जब जनता का कानून इन पर पड़ा तो भागते हुए नजर आए। देवरिया में इस फर्जी एसडीएम को पकड़ा है जनता ने। तो ये व्यक्ति खुद को एसडीएम बता रहा था, लेकिन फिलहाल लोगों को शक हुआ और उसके बाद जब इसकी असलियत सामने आई तो जमकर पिटाई कर दी लोगों ने। देवरिया में ये व्यक्ति अपने आप को एसडीएम बता रहा था। देख सकते हैं तस्वीरों में, जब मार पड़ी तो किस तरीके से फर्जी एसडीएम साहब भागते हुए नजर आए। सारा रौब इनका काफूर हो गया और जनता ने इनकी जमकर धुनाई कर दी। और अभी जो मुझे जानकारी हुई है कि एफसीआई के नाम पर कुछ फर्जी लोग यहाँ आए हैं और जिसे कोतवाली ले जाया गया है, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और दोषियों को तो जेल भेजा जाएंगे। ये जो पत्रकार भी है, यदि पत्रकार वास्तव पत्रकार नहीं तो इनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ये तस्वीर है देवरिया की, जहां पर ये व्यक्ति खुद को एसडीएम बता रहा था, लोगों पर रौब झाड़ रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए नई तस्वीर नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ फर्जी विद्युत अधिकारी भी पकड़े गए थे, जिनको जनता ने पुलिस के हवाले किया था। अब देवरिया में भी ये फर्जी एसडीएम पकड़ा गया। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्जी अधिकारियों का भी एक अलग से रैकेट चलता हुआ नजर आ रहा है। पहले विद्युत अधिकारी पकड़े जाते, उसके बाद ये फर्जी एसडीएम पकड़ा गया, जिसकी
जनता ने खूब जमकर धुनाई कर दी। हालांकि इनकी पिटाई करने के बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस के हवाले करने से पहले भीड़ ने अपना कानून दिखाया और इस फर्जी एसडीएम की धुनाई की गई और इसकी खबर जनता ने ली। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए त्रासदी ही कहेंगे कि जो अधिकारी हैं वो बयानबाजियों में मशगूल हैं और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो फर्जी हैं, खुद को अधिकारी बताकर जनता पर रौब झाड़ रहे हैं। और हमारे संवाददाता राम प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम प्रताप, जानना चाहेंगे पूरा ये मामला क्या है और ये फर्जी एसडीएम पकड़ा कैसे गया? जी, हम बताना चाहेंगे कि ये जो है एफसीआई गोदाम पड़ता है सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रघुवापुर में। यहाँ पे जो है एक लग्जरी गाड़ी मारुति स्विफ्ट डिजायर से एक सरफुद्दीन अंसारी नाम के जो व्यक्ति हैं, ये जो है कंसल्टेंट एफसीआई ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है और इनका पता जो है कुशीनगर का है। वो आए, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली विजिलेंस से हूँ, अब मुझे जांच कर रहा हूँ। उन्होंने रजिस्टर देखने लगे और जो है वहाँ पे पूरा गोदाम की गोदाम चेक करना है, फिर ड्राइवरों का लाइसेंस चेक करने लगे। इस पर जो है वहाँ के जो वेयर हाउस इंचार्ज है बैरिस्टर राव, उनको जो है शक हुआ कि अधिकारी के हाव भाव नहीं है। इस पर जो उन्होंने की कोतवाली पुलिस सूचना दी और कोतवाली पुलिस गई और उनको पकड़ के लाई और हिरासत में है और उन पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। और जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रताप इस जानकारी के लिए। तो बात करेंगे 5,000 करोड़ के एनआरएचएम घोटाले की, जिसमें जांच चल रही है और अब जांच की आंच मायावती तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। जी हां, एनआरएचएम घोटाले में लगातार पूछताछ का दौर जारी है। 2 सीएमओ की हत्या हो चुकी है। ऐसे में मायावती की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बार बार इस बात के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने भी कहा है कि घोटाले की जांच में मायावती का नाम सामने आ रहा है और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि इस घोटाले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आजम खान ने भी माया मुगल शहजादी का ताना कसते हुए हमला बोला है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि सपा के तेज होते हमलों के बीच क्या मायावती जेल जाएंगी? उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला देने वाले 5,000 करोड़ के खूनी घोटाले में यूपी की पूर्व सीएम मायावती को अब जेल जाना पड़ सकता है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने ऐसे संकेत दिए हैं। एनआरएचएम घोटाले में 2 सीएमओ और एक डिप्टी सीएमओ समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 स्वास्थ्य मंत्रियों को इस घोटाले की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। मायावती के शासनकाल में हुए इस घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा और तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ला पर सीबीआई अपना शिकंजा कस चुकी है और इस मामले में प्रदीप शुक्ला और पूर्व सीएमओ ए.के. शुक्ला जेल में हैं। ऐसे में जांच का अगला कदम मायावती तक पहुंच सकता है और यूपी भावना को और पुख्ता कर रहे हैं। अब माया को जेल की सलाखों तक पहुंचाने वाला दावा क्या है, आप भी सुनिए स्वास्थ्य मंत्री का बयान। उससे ये फायदा होगा कि हम लोगों को जो सरकार में आने का मौका मिला, जनता ने भ्रष्टाचार मायावती जी के और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब प्रदेश को एक अच्छी ईमानदार सरकार दे और जनता में विश्वास पैदा कर सके। वो इस घोटाले की जांच होना, सही जांच होना जरूरी है। जो दोषी हैं उनको जेल जाना बहुत जरूरी है। अहमद हसन के अलावा यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने भी मायावती पर निशाना साधा है। हाथी की मूर्ति को लेकर आजम ने माया पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक माया के हाथी घोटाले से बने हैं। साथ ही आजम ने कहा कि ये सरकार की ही मंशा है कि उत्तर प्रदेश में पत्थरों के बने हर घोटाले को उजागर किया जाए। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने अपने अंदाज में मायावती पर चुटकी ली। आजम के मुताबिक माया की शान मुगल शहजादियों से भी बढ़कर है। देखिए, मायावती जी के घर की मरम्मत अगर 100 करोड़ में हो सकती है, तो अगर 62 लाख का हाथी है तो कौन सी ऐसी बात है? कोई बात नहीं है। मुगल शहजादियां एक गिलास ठंडा पानी पीने के लिए कश्मीर से
बर्फ की सिलें मंगाती थी और कश्मीर से आते आते एक गाड़ी का बर्फ पिघलकर एक गिलास ठंडा पानी रह जाता था। तो अगर मायावती जी ऐसा कर रही हैं तो क्या बुरा मानने की बात है? ऐसा तो पहले भी होता रहा है। मुकाबला है, मुगल शहजादियां ज्यादा शान वालियां थीं या मायावती पर हमला करने का कोई मौका उत्तर प्रदेश के मंत्री छोड़ना नहीं चाहते हैं। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि घोटाले में नाम आने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जांच के घेरे में आएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी बड़ी जांच चल रही है, जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी। और अब सीबीआई जांच कर ही रही है और सच्चाई सामने आ ही रही है। मंत्री से पूछताछ हो रही है और लोगों से पूछताछ हो रही है, तो असली जानकारी तो उन लोगों पर होगी। एनआरएचएम घोटाले में मायावती का नाम अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन घोटाला माया सरकार में ही हुआ है और माया के करीबी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा इस घोटाले में उनका नाम घसीट चुके हैं और सपा सरकार के मंत्री भी मायावती की भूमिका को लेकर दावे कर रहे हैं और सीबीआई ने अभी तक मायावती से पूछताछ नहीं की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस घोटाले में अब माया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई का शिकंजा मायावती पर कस सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि माया को इस घोटाले में जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, लखनऊ। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। जिस तरीके से एनआरएचएम के मामले में प्रदीप शुक्ला पर शिकंजा कसा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा पर शिकंजा कसा, उसके बाद अब जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं सत्तासीन सरकार के मंत्रियों के द्वारा, बड़ा सवाल है कि अब मायावती का क्या होगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर हमारे स्टेट हेड गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अब मायावती का क्या होना है? अवधेश, अभी जिस तरह से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है उसे देखते हुए एकदम से ये तो नहीं माना जा सकता कि मायावती इस पूरे मामले में सीधे लपेट में आ जाएंगी जी। लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि जिस तरह से उनके घोटालों का पर्दाफाश होता चला जा रहा है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी वक्त उन्हें भी इस मामले में, इस मामले की जो जद है उसमें उन्हें भी आना पड़ेगा, उन्हें भी फंसना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ राज्य की मुखिया के नाते जो कुछ भी राज्य में हुआ, जो कुछ भी नीतिगत फैसले इस पूरी योजना को लेकर हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनकी है। और इस पूरे मामले में एक चीज बहुत साफ देखने को मिलती है कि जो केंद्र के दिशा निर्देश थे इस पूरे मामले को लेकर, उनकी उत्तर प्रदेश सरकार ने एकदम उनको ताक पे रख के इस घोटाले को अंजाम दिया। तो मायावती कहीं न कहीं इस मामले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और जिस तरह से प्रदीप शुक्ला की गिरफ्तारी हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो आईएएस एसोसिएशन है उसके कुछ सदस्यों ने ये बात उठाई कि तत्कालीन जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे शशांक शेखर सिंह, उनका भी इस मामले में उनकी भी भागीदारी है, क्योंकि उनके ही कहने पर सब कुछ होता था। तो अगर शशांक शेखर सिंह तक इस जांच की आंच पहुंचती है तो कहीं न कहीं उसकी लपेट में, उसकी तपिश में मायावती को भी झुलसना ही होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जी। बिल्कुल, इस तपिश में मायावती अगर झुलसे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं भी है। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि जांच चल रही है, आजम खान ने भी चुटकी ली, स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे थे, तो क्या ऐसा माने कि जिस तरीके से लगातार संकेत मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मायावती के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, मुश्किलें तो निश्चित तौर पर उनके लिए बढ़ेंगी, क्योंकि जो उन्होंने बोया है उसको आखिर काटना तो उन्हीं को पड़ेगा। और अभी तो ये जो जांच, जिस एक मामले में जो जांच हो रही है, ये एक तरह से जनहित याचिका और सीबीआई पर जो अदालत का दबाव है उसके बाद इस जांच में तेजी आई है। ये एक तरह से उनके वक्त में ही जब वो मुख्यमंत्री थी तभी इस मामले की जांच शुरू हो गई थी जी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं और जो रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं, अब ये सिलसिला शुरू होना है। और अभी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके मामलों की जो जिस तरह से मामलों की गहराई में जाकर जो छानबीन का सिलसिला शुरू होगा और जांच के आदेश होंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर मायावती के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जितने घोटाले पिछली सरकार में हुए हैं
जिस तरह से जनता के धन को बिल्कुल एक तरह से लूटा गया है उत्तर प्रदेश में, तो उसका तो खुलासा कहीं न कहीं जरूर होगा और आने वाले दिनों में मायावती के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेंगे। अवधेश जी, आने वाले दिनों में मायावती के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। कह सकते हैं कि जो सत्ता की माया थी, उस माया जाल में मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो बुंदेलखंड की बदहाली पर भी नजर डालेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए कोचिंग सुविधा अब राजस्थान में भी। टैगोर कोचिंग सेंटर, शारीरिक एवं मेडिकल परीक्षा अनिवार्य, सिलेक्शन न होने पर कोचिंग की पूरी फीस वापस, साथ में 51,000 रूपए नगद। शैक्षणिक योग्यता 12th में फर्स्ट डिवीजन। टैगोर कोचिंग सेंटर, कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। बीमारी के इलाज में मुझे मिला ESIC का पूरा सहारा। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी में मुझे मिला है पूरा साथ। ESIC बना मेरे बुढ़ापे का सहारा। ESIC ने की मेरी हर राह आसान। हमारी बिखरी जिंदगी को ESIC ने फिर से संवारा। नौकरी छूट जाने के बाद ESIC ने दिया मेरा पूरा साथ। 60 वर्षों से करोड़ों लोगों के भरोसे और विश्वास का प्रतीक ESIC। चिंता से मुक्ति। तारा है मल्टीपर्पज लिक्विड पॉलिश नंबर 1। थोड़ा सा लगाओ, कुछ भी चमकाओ। वंडरफुल। आपको भी चमकाना है घर सारा? ये लीजिए तारा। तारा मल्टीपर्पज लिक्विड पॉलिश। हवाई मार्ग से करें चारों धाम की या केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा प्रभातम एविएशन के साथ। बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4360-3300। हमारा दूसरा नंबर है 93-101-13200, 93-115-77000 या अपने सवाल हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है aviation@prabhatam.in पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड किसानों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। लंबे समय से बदहाली से जूझ रहे बुंदेलखंड में एक बार फिर किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है। बांदा चित्रकूट के बाद हमीरपुर में भी एक किसान ने तंगहाली और बैंक के कर्जे से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। हमीरपुर के कामता प्रसाद ने अपनी खेती को अच्छी तरह से करने के लिए कुछ कर्ज लिया। कामता प्रसाद का मानना था कि जब फसल अच्छी होगी तो वो इस कर्ज को चुकता कर देंगे और अपने जीवन को अपने परिवार के साथ खुशियों से जिएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही कर्ज उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। दरअसल कामता प्रसाद के पास 18 बीघा जमीन थी, जिसमें कर्ज लेकर मेहनत करने के बाद भी कोई फसल नहीं हुई और फसल की पैदावार न होने से कामता प्रसाद काफी परेशान थे। वो हमेशा कर्ज को चुकाने की उधेड़बुन में लगे रहते थे, लेकिन कोई रास्ता न निकलने पर उन्होंने अपने जीवन को ही खत्म कर दिया। शनिवार रात को कामता प्रसाद ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पैदावारी न होने की वजह से और बैंकों में कर्ज लेने की वजह से और कुछ गांव का भी कर्ज होने की वजह से मतलब उन्होंने अपना मानसिक तनाव की वजह से और कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या की। कामता प्रसाद ने खेती के लिए त्रिवेणी ग्रामीण बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपए, जबकि सहकारी समिति से 26,000 रुपए और गांव के ही साहूकारों से 65,000 रुपए ब्याज पर ले रखे थे। 70,000 रुपए करीब जो है क्रेडिट कार्ड का हो गया और 26,000 रुपए जो है इनका सोसाइटी का खाद का था। उसके चलते नजर जो है ये पैसा जब चुका नहीं पाए पूरा, तो इनके दिमाग में जो है एक टेंशन बनी रहती थी। कई बार समझाया परिवार वालों ने, उसी के चलते नज़र जो है अकेले में होने की वजह से इन लोगों ने ये आत्महत्या कर। वहीं प्रशासन ने तो इन कर्ज से मर रहे किसानों को तवज्जो नहीं दी और न ही वो कामता प्रसाद की मौत की वजह कर्ज को मान रहे हैं। अधिकारी हमेशा की ही तरह कामता प्रसाद की मौत की वजह
या तो पारिवारिक कलह या फिर बीमारी मान रहे हैं। हमीरपुर से राजेश सोनी, साधना न्यूज। जी हाँ, ये बुंदेलखंड के उस दर्द की कहानी है जो हर चुनाव में कुरेद कर सियासतदान वोट बैंक खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो एक बार फिर से आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे रविकांत जी का, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। काफी बुंदेलखंड पर इन्होंने काम किया है। रविकांत जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। धन्यवाद। रविकांत जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, बुंदेलखंड की जमीनी हकीकत को आपने करीब से देखा है, आखिर क्या कारण है कि बुंदेलखंड बदहाल होता चला जा रहा है? देश विकास कर रहा है, राज्य विकास कर रहा है, समाज विकास कर रहा है, लेकिन बुंदेलखंड की स्थिति दिनों दिन नीचे जा रही है। देखिए अवधेश जी, बुंदेलखंड के हालात आज आपने कहा कि दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है जी। उसकी वजह ये है कि एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है जी। दूसरा वहाँ सामाजिक आर्थिक जो विषमता है जी। उस वजह से किसानों की समस्याएं या और भी दीगर समस्याएं सामने आती हैं जी। आर्थिक विषमता को अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर या तो बहुत पैसे वाले लोग हैं जिनके पास बहुत जमीन है, या तो वे लोग हैं जो भूमिहीन हैं जी। और उस वजह से उन भूमिहीन किसानों का शोषण होता है, वे मजदूर में तब्दील हो जाते हैं और जब मजदूरी करके भी गुजारा नहीं होता है तो वो पलायन कर जाते हैं जी। और इस पलायन से आप देखिएगा इतनी सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं कि पलायन की वजह से परिवार में आर्थिक कलह होती है और उन व्यक्तियों का, उसके परिवार के लोगों का, उनकी स्त्रियों का शोषण होता है जी। तो ये जो खास करके आर्थिक शोषण का जो कारण है वो कहीं ना कहीं उस बुंदेलखंड की बदहाली के लिए और किसानों की बदहाली का कारण है जी। वहां पर आए दिन आप देखेंगे कि सूखा पड़ रहा है, जलवायु एक कारण हो सकता है, लेकिन वो जो जमीन है जहां पर इतना सारा खनिज है, ललितपुर को आप देखिएगा तो वहां पर डोलोमाइट है या और चूना पत्थर है, संगमरमर है, और अभी पिछले साल ही बहुत सारी खोजें और हुई है जहां पर सोने की भी खदानों की बात हो रही है जी। और उधर देखिएगा आप हमीरपुर को देखेंगे, बादा को देखेंगे या जालौन को देखेंगे, झांसी को देखेंगे, जहां पर पत्थर है, रेत है। तो ये जो पत्थर, रेत और जो तमाम खनिज पदार्थ है उनका जो दोहन हो रहा है माफियाओं के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं उस जलवायु के परिवर्तन रविकांत जी, बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि एक गौरवशाली इतिहास भी है, वन संपदा भी है, तमाम खनिज भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं माफियाओं तक वो चीजें पहुंच रही है। लेकिन हम बात करें राजनीतिक इच्छा शक्ति की, 7,000 करोड़ के पैकेज की बात की गई थी, राहुल गांधी ने इसकी घोषणा करवाई थी, लेकिन इतने बड़े पैकेज के बाद भी आखिर क्यों स्थिति नहीं बदली? क्या लगता है कि जो पैकेज मिलता है वो भी कहीं ना कहीं गलत रास्तों से निकल गया, उन जगहों पर जहां नहीं जाना चाहिए था? देखिए, जो राजनीतिक हालात है, मैं मतलब ये कहूं कि जो आज की राजनीतिक वास्तविकता है वो ये है कि करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि जन आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन आज के राजनीतिक नेतृत्व में वो इच्छा शक्ति नहीं है, वे देश का भला नहीं चाहते, वे लोकहित में कुछ नहीं करना चाहते, वे सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं। और बुंदेलखंड चूंकि बहुत अशिक्षित इलाका है और उस वजह से भी जो दबंग लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं जी। जो राजनीतिक चेतना है उसका अभाव है। वहां पर आप देखिएगा कि जो शिक्षा का रेट है वो बिलो 50% है जी। और उसमें भी ज्यादातर परिवार वो अनपढ़ हैं जी। तो इस वजह से उन्होंने अपने उस शोषण को, अपनी उस दरिद्रता को एक तरह से नियतिवाद मान लिया है, निराशावाद में वो चीज तब्दील हो गई। निराशा बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। अगर हम असर 2011 रिपोर्ट की बात करें तो उसमें भी ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है, भले ही बच्चे कक्षा 5 पास कर चुके हैं लेकिन 2 की गणित भी उनको नहीं आती, शिक्षा का ये हाल है। लेकिन अगर बात करें किसानों की आत्महत्या की तो एक चीज जो एक सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है कि जब भी किसान को बैंक की तरफ से नोटिस जाता है उसके बाद आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं कदम। तो क्या लगता है कि एक सामाजिक दबाव भी उनकी आत्महत्या का कारण बन रहा है? ऐसे में बैंकों की भी अपनी नीतियां बदलनी होंगी इस त्रासदी से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए।
देखिए, ये जो किसानों की आत्महत्या का जो सवाल है या जो मुद्दा है वो देश के तमाम भागों में है जी। और उन भागों में ये ज्यादा है जहां पर अशिक्षा है, जहां पर एक तरह से जागरूकता का अभाव है जी। बुंदेलखंड की भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है। बुंदेलखंड में मैंने आपसे कहा कि एक तो जमींदार किस्म के लोग हैं, सामंती किस्म के लोग हैं जी। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास सीमित जमीन है, तो या तो जमीन है ही नहीं, और जिनके पास भी जमीन है वो बेचारे किसान अगर कर्ज लेकर के बैंकों से अगर खेती बाड़ी बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगर वास्तविकता देखिएगा तो उन जमींदारों के मार्फत वो पहले तो वो कर्ज दिया जाता है जी। बैंक के वो कर्ज देती हैं और उनकी अशिक्षा की वजह से वे समय से कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं या किसी तरीके से उनको गुमराह किया जाता है और अंततः जो निर्णय होता है कि किसान जाकर के आत्महत्या करता है। जी बिल्कुल, अंततः जो पूरा मुद्दा सामने आता है किसान आत्महत्या कर लेता है। लेकिन रविकांत जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने तमाम चीजों को प्रकाश डाला है, ऐसे में उपाय क्या नजर आता है? कौन सा रास्ता चुनना होगा कि जो ये त्रासदी है इससे उत्तर प्रदेश मुक्त हो सके, देश मुक्त हो सके? क्योंकि पूरे देश में किसानों की आत्महत्याओं के मामले वो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखिए, मुझे अवधेश जी, मुझे जो लगता है कि इस समस्या की जो सबसे बड़ी जड़ है वो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है, वैश्वीकरण का प्रभाव है। किसान बैंक से कर्ज लेगा जी। वो अमेरिका से आयातित बीज खरीदेगा, खाद खरीदेगा और उसके बाद वो अपनी जमीन में बोएगा जी। वर्षा नहीं हो पा रही है या बुंदेलखंड में सिंचाई के साधनों का अभाव है। आप देखिएगा कि वहां पर केन है, बेतवा है और चंबल है, 3-4 बड़ी नदियां हैं और उनसे 2 ही 3 नहरें निकाली गई हैं, बाकी जगह सिंचाई का बहुत अभाव है। महोबा जैसे क्षेत्र में आप देखिएगा तो आज के 2 से 3 साल पहले जो हालात थे कि वो महोबा शहर या महोबा जो टाउन है वो तालाबों का शहर माना जाता था। ऐतिहासिक वो शहर है, वो तालाबों का शहर माना जाता था, लेकिन वहां पर तालाब बिल्कुल सूखे थे, लोग वहां पर प्यासे थे, जो ढोर हैं वो प्यासे थे, तो ये हालात हैं। तो सिंचाई के साधन न होने पाने के कारण वो समस्या आपको दिखाई दे रही है, किसानों की आत्महत्या की समस्या दिखाई दे रही है। जहां तक उस त्रासदी के अंत की बात है या उसको कैसे निजात मिले, इसके लिए मुझे लगता है कि जो वर्तमान में सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो उत्तरदायी। बिल्कुल, सरकार को नीतियां बदलनी होंगी, तभी किसानों की जो तस्वीर है और तकदीर है वो बदलने को देखने को मिलेगी। रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारी मुहिम भी लगातार जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि आप हमारी इस मुहिम से जुड़े रहें। फिलहाल अगर बात करें बुंदेलखंड की बदहाली की, तो सियासत का दौर लगातार वहां पर जारी है। किसान रिकॉर्ड वार करता है लेकिन उसे अनाज रखने के लिए ना ही गोदाम मिलते हैं, ना ही बोरियां मिलती हैं। ऐसे में किसान आत्महत्या के लिए अपने आप ही मजबूर हो जाता है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिप्रेशन से मौतें हो रही हैं। फिलहाल साधना स्पेशल में इतना ही। कैंसर, घबराएं नहीं, इलाज मुमकिन है। धर्मशिला अस्पताल सन 1994 से कैंसर को जड़ से मिटाने की लड़ाई में लाखों कैंसर पीड़ितों के सच्चे हमसफर की तरह उनका साथ निभा। बीते 18 सालों में धर्मशिला परिवार ने जीता है हजारों का विश्वास और बांटी है ढेर सारी खुशियां और अपनापन। धर्मशिला ने सुनिश्चित किया है कैंसर पीड़ितों के लिए एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य। आज हर 4 में से 1 पुरुष और हर 3 में से 1 महिला को पूरे जीवन काल में कैंसर होने की संभावना है। धर्मशिला अस्पताल में है कुशल और अनुभवी कैंसर स्पेशलिस्ट।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और अन्य भरोसेमंद सहायक सेवाएं। रोगियों में जिंदा दिली और आत्मविश्वास जगाने के साथ साथ धर्मशिला अस्पताल का लक्ष्य है कैंसर की शीघ्र पहचान,